कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और ये आदमी किसी भी लॉकर को बड़े ही आराम से खोलने में काफी एक्सपर्ट था। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी की एक बेटी भी है जिससे वो बहुत प्यार करता है। अब जाहिर है कि वो उनके फादर हैं तो उनकी बेटी भी उनसे बहुत प्यार करती है। अब बूढ़े आदमी ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा और इसीलिए वो अपनी बेटी से भी वादा कर चुका होता है कि बेटा आइंदा के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन सारी बुराइयां छोड़ने से पहले वो एक आखिरी गलत काम करना चाहता है और ये गलत काम एक चोरी होती है। और ये चोरी कोई आम चोरी नहीं होती बल्कि ये चोरी 35 मिलियन डॉलर के सोने की होती है और इनको ये सोना कुछ लोगों से चुराना है। और वो लोग भी कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वो खतरनाक लोग थे, वो गैंगस्टर्स थे। और उन बुरे लोगों ने यानी उन गैंगस्टर्स ने कुछ टाइम पहले ही उस सोने को चुराया था। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चोरी करने के लिए उनके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में उनकी एक मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग के बारे में वो बूढ़ा आदमी भी जानता है। अब जहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग करनी थी वो जगह होती है वेनिस। अब वेनिस पहुँचने के लिए वो बूढ़ा आदमी अपनी एक टीम बनाता है और वहाँ पर पहुँच जाते हैं ये सब लोग। अब उस बूढ़े आदमी की टीम में उसके ग्रुप में टोटल 6 लोग होते हैं। अब उसकी टीम में एक ऐसा भी था जो सबसे खास था, यानी कि वो मेन था और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। उसका नाम होता है चार्ली। अब इनकी जो मीटिंग हो रही थी उसमें जो प्लान बन रहा था वो सारा का सारा चार्ली ने ही बनाया था। अब चार्ली उस बूढ़े आदमी की काफी इज्जत किया करता था, उसे बिल्कुल अपने फादर की तरह ही समझता था क्योंकि उसके फादर नहीं थे। इस ग्रुप में चार्ली के अलावा 4 और लोग भी थे। अब उनमें से एक ऐसा होता है जो कंप्यूटर के बारे में काफी अच्छे से जानता था। इन शॉर्ट अगर उसे कहा जाए तो वो एक हैकर था। उसके पास एक खास किस्म की खूबी थी और वो ये कि वो किसी भी बिल्डिंग किसी भी जगह को स्कैन कर सकता है बड़ी ही आसानी से, और स्कैन करने के बाद उस चीज के बारे में काफी अच्छे से जान भी लेता है और दूसरों को भी बता सकता है। अब उसी ग्रुप में एक होता है उनका ड्राइवर जो कि गाड़ी बोट किसी भी चीज को चलाने में काफी एक्सपर्ट है। और जो 5वां होता है वो असल में एक ब्लास्टर होता है, यानी कि वो किसी भी किस्म की बॉम्ब को बड़ी ही आसानी से ब्लास्ट कर सकता है, यानी कि वो बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में एक्सप्लोजिव के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और उनकी टीम का जो 6ठा मेंबर होता है वो बड़ा सेल्फिश होता है और उसका नाम होता है स्टीव। और चार्ली के साथ साथ स्टीव भी ऐसा है जो इस प्लान में काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही ऐसा है जो अंदर जाकर इस पूरे प्लान को करने वाला है। अब जहाँ से इन्हें सोना चुराना था वो असल में एक बिल्डिंग होती है और वो बिल्डिंग एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर नीचे पानी ही पानी था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ वेनिस में होने वाला है। तो वेनिस में इस तरह की गलियां पाई जाती हैं, यानी वहाँ पर पानी वाली गलियां होती हैं। अब बात की जाए उस सोने की कि वो कहाँ पर था, वो उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था और उस सोने की रखवाली करने के लिए वहाँ पर वही गैंगस्टर्स मौजूद थे। अब ये लोग बड़ी समझदारी से अपने प्लान को फॉलो करते हुए अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए उनकी टीम का जो स्टीव होता है वो नीचे वाले फ्लोर में आता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में, क्योंकि हमें तो पता है कि सोना फर्स्ट फ्लोर में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसके बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में आता है। और उस टाइम वो फ्लोर बिल्कुल खाली होता है क्योंकि वहाँ पर उस टाइम कोई भी नहीं होता। अब बाकी के जो 5 लोग होते हैं वो एक बोट के जरिए एक टनल में आते हैं। ये टनल भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी बह रहा था और ये टनल उस घर के बिल्कुल नीचे होती है। अब इस तरह से वो जो 5 लोग थे वो तो टनल के अंदर आ गए थे और उसके बिल्कुल ऊपर जो फ्लोर होता है वहाँ पर होता है स्टीव, यानी कि जो इस सारे प्लान को करने के लिए वहाँ पर गया है। और उसके ऊपर जो फ्लोर है वो है फर्स्ट फ्लोर, यानी जहाँ पर वो सोना है वो गैंगस्टर्स हैं। अब इनका जो साथी होता है यानी कि हैकर वो इस पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर लेता है और अब उसे ये बात पता चल गई होती है कि आखिर वो लॉकर कहाँ है जिसमें वो सोना है। अब जैसे उस हैकर को ये बात पता चलती है वो फौरन इस बात को बताता है स्टीव को, यानी जो बिल्डिंग के अंदर गया हुआ है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पर है। और अब यहाँ पर स्टीव अपने प्लान का यूज करता है, वो सीलिंग पर बिल्कुल उसी जगह बॉम्ब लगा देता है, यानी जहाँ वो लॉकर पड़ा हुआ है जिसके अंदर सोना है। अब नीचे टनल में जो 5 लोग होते हैं वो भी सेम ऐसा ही करते हैं, यानी कि वो भी बॉम्ब को एग्जैक्टली वहीं पर ही लगा देते हैं, यानी जहाँ से वो सोने का लॉकर फर्स्ट फ्लोर से गिरता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर आएगा और फिर बाद में इनके पास आ जाएगा जब ब्लास्ट होगा। अब ये सारी प्लानिंग करने के बाद ये लोग ब्लास्ट करने का सोचते हैं और फिर देखते ही देखते ये ब्लास्ट कर ही देते हैं और ब्लास्ट के होते ही वैसा ही होता है जैसा कि उन्होंने सोचा था, यानी कि जहाँ पर गैंगस्टर्स उस सोने वाले लॉकर की हिफाजत कर रहे थे वो लॉकर ब्लास्ट होने के बाद वहाँ से नीचे जाकर गिरता है। अब क्योंकि नीचे भी उन्होंने बॉम्ब लगाया हुआ
हुआ था, इसीलिए वो सोने का लॉकर वहाँ से भी गिर जाता है और गिरता गिरता वहाँ से आ जाता है उन्हीं लोगों के पास, इनके टनल में आकर गिरता है और किस्मत से वो सीधा आकर इनकी बोट पर ही गिरता है। अब यहाँ पर उन गैंगस्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हुआ, और उधर मौके का फायदा उठाकर ये लोग सोने से भरे हुए लॉकर को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और उधर वो लोग मौके का फायदा उठाकर उस सोने से भरे हुए लॉकर को वहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। और ये सब कुछ वो गैंगस्टर्स भी देख रहे थे कि ये हमारा सोना लेकर भाग रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बोट में सिर्फ 2 ही लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, और उन 2 लोगों में एक तो होता है उनका ड्राइवर और दूसरा उनका एक साथी होता है, और इन्हीं के पास ही वो सोने वाला लॉकर होता है जिसे ये लेकर बड़ी ही तेजी से वहाँ से भाग रहे थे। और वो गैंगस्टर्स भी लगातार इनका पीछा कर रहे होते हैं इन्हें पकड़ने के लिए, और ये लोग भी जानते थे कि गैंगस्टर्स इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए ये भी बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं, बड़ी स्पीड में जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर उन गैंगस्टर्स को ये बात पता नहीं होती कि जिसने ये प्लान बनाया है वो असल में मास्टरमाइंड है, यानी कि चार्ली। तो क्या वो ये चोरी इतनी आसानी से करता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चार्ली के पास ये चोरी करने के लिए बहुत अच्छा प्लान है, और यहाँ पर चार्ली ने उसी प्लान का यूज किया था। असल में बात ये है कि जब वो लॉकर गिरा था तो वो इनकी बोट पर आकर नहीं गिरा था, बल्कि वो तो जाकर सीधा पानी के अंदर नीचे गिरा था। और रही बात बोट पर उस लॉकर की, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली है, और उस लॉकर को उस बोट पर इसीलिए रखा गया था ताकि उन गैंगस्टर्स का ध्यान भटकाया जाए, उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। अब हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर का सीन, यानी जहाँ पर वो बाकी लोग होते हैं, जहाँ पर वो लॉकर आकर गिरा था जिसमें सोना था, उस टाइम वो सारे लोग उस लॉकर के आसपास ही होते हैं, और उनमें से जो बूढ़ा आदमी था वो उस लॉकर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो प्रोफेशनल सेफ क्रैकर है, यानी कि वो किसी भी किस्म के लॉकर को बड़ी ही आसानी से खोल लेता है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए एक मुश्किल भी थी, और वो ये कि ये सब कुछ करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट थे, क्योंकि ठीक 7 मिनट के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। और पुलिस को यहाँ पर उन गैंगस्टर्स ने ही बुलवाया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी कोई आम नहीं था, काफी समझदार था, और वो बड़े ही ध्यान से उस लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है, और आखिरकार वो इस सेफ को खोलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो लॉकर को खोलते हैं तो उसके अंदर देखकर उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लॉकर के अंदर थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा सोना था। अभी जल्दी जल्दी समझदारी करते हुए उस सारे सोने को अपने बैग्स में डालने लगते हैं, और 7 मिनट गुजरने के बाद ऊपर पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती इन्हें पकड़ पाती, ये सारे के सारे लोग सोना चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। और अब इस तरह से इन्होंने इतने सारे सोने को, इन्हीं $35 मिलियन के सोने को बड़े ही आसानी से चुरा लिया। उधर लगातार गैंगस्टर्स भी इनके 2 साथियों का पीछा कर रहे होते हैं, यानी जो बोट में थे और उस खाली लॉकर को लेकर भाग रहे थे। वहाँ वो भी गैंगस्टर्स उन लोगों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते, और वो लोग भी बड़े ही आसानी से उनसे भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग बड़े ही जबरदस्त तरीके से इस चोरी को करने में कामयाब हो जाते हैं, और इसी वजह से अपनी जीत को देखकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। ये इतने ज्यादा खुश होते हैं कि अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, वो काफी इंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, और आपस में काफी बातें भी करते हैं अपने अपने फ्यूचर्स के बारे में, आगे उन्होंने क्या करना है, उनके क्या प्लान्स हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं, सब कुछ। यानी कि अब उन्होंने चोरी तो कर ली, तो आगे वो इन पैसों का क्या करेंगे। अब सभी बारी बारी अपने अपने प्लान्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उनमें से जो स्टीव होता है वो कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। तो इसीलिए सारे लोग स्टीव से इस बारे में पूछते हैं कि स्टीव तुम खामोश क्यों हो, तुम भी कुछ बोलो ना, हमें बताओ अपने प्लान्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में जो तुम आगे करने वाले हो। तो इस बात पर स्टीव बड़े ही प्राउडी तरीके से कहता है कि मेरे प्लान्स कोई छोटे मोटे नहीं है, बल्कि मेरा तो सबसे बड़ा प्लान है, और वो ये कि मैं तुम सभी के प्लान्स चुरा लूं। लेकिन तभी स्टीव को समझाया जाता है कि स्टीव तुम्हारी ये सोच गलत है, क्योंकि ये चोरी तुमने अकेले ने नहीं की, बल्कि इस चोरी को कामयाब बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो तो चार्ली का है, क्योंकि उसने इतना अच्छा प्लान बनाया था कि बड़ी ही आसानी से सब कुछ हो गया, और उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा। इतनी ज्यादा सोने की चोरी बड़ी ही आसानी से कर ली बगैर कोई गोली चलाए। खैर इनकी बातें खत्म होती हैं और ये सारे लोग सोना लेकर वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। अब चलते चलते इनकी गाड़ी पहुँचती है एक ब्रिज पर, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से एक और गाड़ी आ रही है जो सीधा इन्हीं की तरफ आ रही है, और
अब वो गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे आकर रुक जाती है। इसी वजह से इन्हें भी गाड़ी रोकनी पड़ती है और अब यहाँ पर उनके साथी स्टीव का असली चेहरा सामने आता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो अपने साथियों को यानी कि इन सबको धोखा दे रहा था। वो फौरन अपनी पॉकेट से गन निकालता है और उस गन को ड्राइवर के सर पर रख देता है और उनके सामने जो गाड़ी आकर रुकती है उसमें से भी कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं जो कि इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे और स्टीव ने ड्राइवर पर गन पॉइंट इसीलिए की होती है ताकि वो गाड़ी लेकर यहाँ से भाग ना पाए। असल में जो बाहर गाड़ी आकर रुकी थी उसमें जो लोग थे वो सारे के सारे कोई और नहीं बल्कि स्टीव के आदमी थे, उसके साथी थे। और अब देखते ही देखते स्टीव के लोग उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, यानी कि इतनी मेहनत लगाकर जो उन्होंने सोना चुराया था वो सारे सोने को निकाल लेते हैं। स्टीव भी गाड़ी से बाहर निकलता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी स्टीव को रोकता है ये कहते हुए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम तो हमारे साथी थे ना और तुमने हमें धोखा दिया, देखो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। तब स्टीव बूढ़े आदमी का मजाक बनाता है और उसे गोली मार देता है और अब इनके ड्राइवर को डर था कि कहीं स्टीव इन सभी को भी ना मार डाले, इसीलिए वो ड्राइवर यहाँ पर एक समझदारी करता है। वो ये करता है कि वो गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है क्योंकि स्टीव और उसके जो साथी थे वो उन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा जाकर ब्रिज में गिरती है। अब क्योंकि यहाँ पर काफी सर्दी थी, वो बर्फीला पानी था, उसके ऊपर काफी बर्फ थी और स्टीव भी लगातार इन पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन अंदर पानी में किस्मत से उनके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन थी, इसीलिए वो लोग बारी बारी ऑक्सीजन यूज करते हुए गाड़ी के अंदर ही सेफली बैठे रहते हैं। और ऊपर स्टीव भी नहीं रुक रहा था, वो लगातार इन पर गोलियां चलाई जा रहा था, लेकिन अब काफी देर गुजर जाती है, कोई भी ऊपर नहीं आता तो स्टीव फौरन समझ जाता है कि बहुत अच्छा हुआ कि वो सारे लोग मारे गए, इसीलिए उन सबको मरा हुआ समझकर वो अपने साथियों के साथ सोना लेकर वहाँ से निकल जाता है फौरन। लेकिन यहाँ पर उसने गलत सोचा क्योंकि वो तो सारे जिंदा थे, लेकिन उनमें से जो बूढ़ा आदमी होता है वो बेचारा मर जाता है। अब क्योंकि जो चार्ली था वो उस बूढ़े आदमी को बिल्कुल अपने फादर की तरह ही समझता था, तो इसी वजह से वो उनके मरने पर बहुत दुखी हो जाता है, काफी रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम गुजरता जाता है और पूरा 1 साल हो जाता है इस बात को, लेकिन चार्ली और उसके साथियों को आज भी वो सारी बातें याद हैं, अपने उस साथी के बारे में याद है जिसने उन्हें धोखा दिया था, इनके स्टीव। और अब ये लोग इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाले नहीं थे और इसीलिए अब ये लोग फैसला कर लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो वो लोग स्टीव से अपना बदला जरूर लेंगे। अब चार्ली को किसी तरह ये बात पता चल जाती है कि अब स्टीव कहाँ रहता है, साथ ही साथ उसे एक और बात भी पता चलती है और वो ये कि स्टीव ने एक बहुत ही बड़ा लॉकर बनवाया है। अब जाहिर सी बात है कि उसने वो लॉकर ऐसे ही तो नहीं बनवाया होगा, बल्कि उस सोने को रखने के लिए बनवाया होगा जो उसने इनके साथ धोखा करके हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल है और वो ये कि उस सेफ को हर कोई नहीं खोल सकता, उसे खोलना कोई आसान नहीं है, काफी मुश्किल है, लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है जो ये सब कुछ कर सकता है, यानी जो उस लॉकर को बड़े ही आसानी से खोल सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि होती है उसी बूढ़े आदमी की बेटी, क्योंकि वो भी बिल्कुल अपने फादर की तरह ही प्रोफेशनल सेफ क्रैकर होती है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल लॉकर को बड़े ही आसानी से खोल सकती है। और वो जो सारे लॉकर्स खोलती है वो चोरियां करने के लिए नहीं खोलती, बल्कि उसे ऐसा करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो ऑर्डर्स उसे गवर्नमेंट देती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अब ये बात जानने के बाद चार्ली सीधा उसी लड़की के पास यानी उस बूढ़े आदमी की बेटी के पास जाता है। वहाँ जाकर वो उस बूढ़े आदमी की बेटी को स्टीव के बारे में बताता है कि मैंने पता लगवा लिया है कि आखिर स्टीव कहाँ पर रहता है, इस टाइम वो कहाँ है और अब हमें किसी भी तरह करके स्टीव को पकड़ना है, उससे वो सोना हासिल करना है। अब जाहिर सी बात है कि हम ये काम अकेले तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि उसके पास जो लॉकर है जो सेफ है उसे कोई भी नहीं खोल सकता सिवाय तुम्हारे। एक तुम ही हो बस जो उस लॉकर को खोल सकती है और हमारी मदद कर सकती है इस मिशन में। तब ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन अफसोस कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि तुम सब लोग काफी सेल्फिश हो, बस अपने बारे में ही सोचते हो। साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि 1 साल पहले तुम सबने मिलकर मेरे फादर के साथ एक प्लान बनाया था और तब मेरे फादर ने भी तुम्हारी हेल्प की थी और फिर देखो मेरे फादर के साथ क्या हुआ, तुम्हारे एक साथी ने मेरे फादर को जान से मार दिया, तो अब भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तब ये सुनकर चार्ली उसे कहता है कि देखो समझने की कोशिश
करो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं लालची नहीं हूँ, ये सब कुछ सोने के लिए नहीं कर रहा। और तुम्हारे फादर के मरने का अफसोस मुझे भी है, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की बहुत इज्जत किया करता था, बिल्कुल उन्हें अपने फादर की तरह ही समझता था। लेकिन देखो स्टीव ने क्या किया, उन्हें सोने के लिए मार दिया। और इसीलिए अब मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि मैं स्टीव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे बिल्कुल मेरे फादर जैसा एक इंसान छीन लिया, और अब मैं भी उससे वो सब कुछ छीन लूंगा जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, हमें धोखा दिया। अब ये सारी बातें करने के बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है। अब चार्ली के जाने के बाद उस बुढ़े आदमी की बेटी इस बारे में सोचती है, और वो फौरन चार्ली को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस सब के बारे में सोचा है, वाकई तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मेरा फर्ज बनता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूंगी, क्योंकि उसने मेरे फादर को भी तो मारा था ना, तो इसी वजह से अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और अब ये 6 के 6 लोग फिर से एक बार दोबारा से इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ वो बुरा आदमी नहीं होता जो पहले इनके साथ प्लान में शामिल था, बल्कि उसकी बजाय उसकी बेटी होती है। अब ये सारे के सारे लोग उस शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टीव था। वहाँ पहुंचने के बाद ये लोग सीधा स्टीव के घर पर जाते हैं। अब चार्ली की टीम का जो हैकर था, यानी जो उसके ग्रुप का मेंबर था, जो किसी भी सिक्योरिटी को तोड़ सकता था, किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, वो स्टीव के घर को चेक करने के बाद चार्ली को बताता है कि यहाँ पर एक काफी मुश्किल सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, और पिछले कई सालों से इस सिक्योरिटी सिस्टम को बड़े से बड़ा हैकर भी तोड़ नहीं पाया। और जिस कंपनी ने इस सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया है, वो हर साल एक कॉन्टेस्ट रखती है, और उस कॉन्टेस्ट में एक काफी बड़ा चैलेंज रखा जाता है, और वो ये कि जो भी इस मुश्किल सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ेगा उसे $50,000 दिए जाएंगे। लेकिन आज तक कोई भी हैकर उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं पाया। अब इसी दौरान वो लोग यहाँ पर स्टीव को भी देखते हैं, जो अब काफी रिच है। उसका एक बहुत बड़ा घर है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला रहता है, क्योंकि ना तो उसकी कोई फैमिली है, ना उसका कोई फ्रेंड है। इसीलिए वो अपना बहुत सारा टाइम टीवी देखकर ही गुजारता है। और अब उन सभी को कुछ भी करके स्टीव के इस घर में घुसना है, ताकि वो इस पूरे घर को स्कैन कर सके, उसका एक मैप बना सके, ताकि उन्हें कुछ भी ढूंढने में मुश्किल ना हो, उन्हें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन इस काम को उस बूढ़े आदमी की बेटी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्टीव अपने सारे साथियों को जानता है, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी की बेटी को नहीं जानता, और ना ही उसे इस बात का पता है कि ये लड़की उस बूढ़े आदमी की बेटी है। और स्टीव को तो यही लग रहा है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी इनमें से स्टीव के सामने गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो उसे पता चल जाएगा कि अगर एक जिंदा है तो सभी जिंदा होंगे। तो अब ये लोग इसी मकसद के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये लोग ये करते हैं कि स्टीव के घर का केबल कनेक्शन कट कर देते हैं, और जब स्टीव को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन इस बारे में कंप्लेन करता है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की बजाय जिसे स्टीव ने कंप्लेन की थी, यानी जो केबल कंपनी में काम करती थी, उसकी जगह उस बूढ़े आदमी की बेटी पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सबके पीछे उन्होंने प्लान किया था। अब यहाँ पर उन्होंने उस बूढ़े आदमी की बेटी की शर्ट पर एक कैमरा भी लगाया हुआ था, जिसकी मदद से वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि वो स्टीव के घर की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और स्टीव के घर में जो कुछ वो देखते हैं, वो देखकर उन्हें काफी हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि यहाँ पर वो देखते हैं कि जो उनके प्लान्स थे, उनके ड्रीम्स थे, वो तो स्टीव ने चुराए हुए हैं। यानी कि जैसा कि स्टीव ने चोरी की बात कहा भी था कि मेरा बड़ा प्लान है कि मैं तुम सबके आइडियाज, तुम्हारे प्लान्स चुरा लूं, और यहाँ पर उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था, क्योंकि यहाँ पर वही म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था जो इनमें से किसी एक का ड्रीम था, और यहाँ पर वही वाली गाड़ी थी जो इनमें से किसी एक का ड्रीम था। अब ये सब देखने के बाद उन्हें दुख तो होता ही है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि स्टीव कितना घटिया इंसान है, उसने ना सिर्फ हमारा सोना चुराया, हमारे साथ धोखा किया, बल्कि हमारे साथ इतना बुरा किया, हमारे आइडियाज, हमारे प्लान्स सब कुछ चुरा लिया। अब उस बूढ़े आदमी की बेटी प्लान के मुताबिक घर के अंदर जाती है, और वो स्टीव के घर के केबल कनेक्शन को ठीक कर देती है। अब यहाँ पर स्टीव और बूढ़े आदमी की बेटी वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में स्टीव उससे बड़ी ही अजीब तरह की बातें करने लगता है, जो कि उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर स्टीव उस बूढ़े आदमी की बेटी को उसके साथ डिनर पर जाने के लिए भी पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो, मेरे साथ चलना पसंद करोगी। अब यहाँ पर उस लड़की को स्टीव पर काफी गुस्सा होता है, वो उसके साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि ये स्टीव ही तो है जिसने उसके फादर को मारा था शूट करके। लेकिन अब क्योंकि उन्हें किसी भी तरह करके स्टीव को उसके घर से बाहर निकालना है,
इसीलिए वो लड़की ना चाहते हुए भी स्टीव के साथ जाने के लिए मान जाती है। लेकिन जब वो लड़की बाहर आती है अपने साथियों के पास, तो चार्ली उससे कहता है कि बेशक स्टीव ने तुम्हें डिनर पर जाने के लिए कहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, नहीं जाओगे तुम उसके साथ, क्योंकि तुम्हारे जाए बगैर भी हम अपना सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसे पता चलेगा कि तुम नहीं आई हो तब तक तो हम अपना काम कर भी चुके होंगे। अब एक चीज में तो वो यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं, यानी कि वो स्टीव के घर को स्कैन कर चुके होते हैं, उसका पूरा मैप बना चुके होते हैं। लेकिन वो जो सोने वाला लॉकर है वो कोई आस पास नहीं पड़ा, बल्कि काफी दूर पड़ा हुआ है मेन गेट से। तो अब जाहिर सी बात है कि ये इतना सारा सोना उठाकर तो नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए इन्हें ऐसा करने के लिए अंदर छोटी छोटी गाड़ियों को चलाना होगा। लेकिन स्टीव के घर के जो रास्ते होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 फीट के ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो चीज जो गाड़ी चलानी होगी वो कम से कम 6 फीट से कम हो। अब ये लोग इसी तरह की गाड़ियों की प्रैक्टिस करने लगते हैं। ये उन गाड़ियों के अंदर लोहे की बहुत ही भारी भारी प्लेट्स रख देते हैं। ऐसा करने के बाद ये उन गाड़ियों को चलाना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टीव के घर के मुताबिक, यानी कि स्टीव के घर में कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर जाती है, कहाँ पर जाना है। अब इस पूरी चीज को टेस्ट कर लेने के बाद इन्हें ये बात पता चलती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए टोटल ऐसी 3 गाड़ियां चाहिए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हों, यानी कि काफी पावरफुल हों, यानी कि उनको मॉडिफाइड करना होगा, एडवांस्ड करना होगा। और अब इसी मकसद को पूरा करने के लिए इनका जो ड्राइवर होता है वो इनके पास एक आदमी को लेकर आता है। वो ड्राइवर उन सभी को बताता है कि हम जैसा चाहते हैं ये हमारी गाड़ियों को बिल्कुल वैसे बना देगा, क्योंकि ये इस काम में काफी प्रोफेशनल, काफी एक्सपर्ट है। वो आदमी आने के बाद उन गाड़ियों को चेक करता है और अपना काम शुरू कर देता है। और इनका जो साथी हैकर होता है वो भी हैकिंग में अपना काम कर रहा होता है। वो पूरे शहर के सारे सिग्नल्स को, सारे सिस्टम को हैक कर लेता है, यानी कि अब वो अपनी मर्जी के मुताबिक सिग्नल्स को यूज कर सकता है। अगर वो चाहे तो ग्रीन लाइट कर दे, अगर वो चाहे तो रेड लाइट कर दे। अब ये चीज उन्हें इसलिए करना जरूरी होती है क्योंकि स्टीव के घर से जो रेलवे स्टेशन का रास्ता होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जिस रोड के सिग्नल को इन्होंने हैक किया था वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है। लेकिन जरूरी बात कि इन्हें यहाँ से जल्द निकलना है, तो इसीलिए उन्हें इस पूरे रोड पर ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल चाहिए। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब इन्होंने अपने प्लान पर काम करना है, और इसी दिन उस बूढ़े आदमी की बेटी को भी स्टीव के साथ जाना है डिनर पर। अब प्लान के मुताबिक उस बूढ़े आदमी की बेटी स्टीव के पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब स्टीव उस बूढ़े आदमी की बेटी के आने का वेट करेगा तो इसी दौरान ये सब मौके का फायदा उठाकर उसके घर से वो सारा सोना लेकर चले जाएंगे। लेकिन अब जैसे स्टीव घर से जाता है और ये लोग प्लान के मुताबिक उसके घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक गड़बड़ है, क्योंकि उसके घर के पास ये घर में पार्टी चल रही होती है। इसकी वजह से वहाँ पर काफी लोग आए होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मुसीबत ये है कि ये लोग उसके घर नहीं घुस सकते, क्योंकि वो ऐसे घर के अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने के लिए उन्हें गेट को ब्लास्ट करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा करेंगे तो सब इन्हें देख लेंगे, इस बारे में सबको पता चल जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पर इनका सारा प्लान ही खराब हो जाता है, और अब मजबूरन उस बूढ़े आदमी की बेटी को स्टीव से मिलने जाना ही होगा, क्योंकि अगर उस बूढ़े आदमी की बेटी इस बार स्टीव से मिलने नहीं गई तो अगली बार वो उसे कभी भी अपने पास मिलने के लिए नहीं बुलवाएगा, जिसकी वजह से इन्हें मौका भी नहीं मिलेगा स्टीव के घर से वो सारा सोना लेने का। तो इसीलिए प्लान के मुताबिक उस बूढ़े आदमी की बेटी स्टीव के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद उस बूढ़े आदमी की बेटी स्टीव से काफी बातें करती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो उसे कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, इसीलिए मुझे घर जाना होगा। तब उसकी ये बात सुनकर स्टीव उससे कहता है कि तुम जाना चाह रही हो इतनी जल्दी? देखो हमने कितना अच्छा टाइम एक साथ गुजारा है, तो क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? मेरी अच्छाई पर तुम्हें यकीन नहीं है? जब ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी अच्छाई पर तो यकीन है, लेकिन इंसान के अंदर का जो जानवर है, जो शैतान है, मुझे उस पर यकीन नहीं है। अब उस लड़की के मुंह से ये बात सुनने के बाद स्टीव को ये बात पता चल जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। यानी ये लड़की तो उसी बूढ़े आदमी की बेटी है जो कभी स्टीव का साथी हुआ करता था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी अक्सर यही बात किया करता था। तो इसीलिए स्टीव उस बूढ़े आदमी की बेटी को वहाँ से जाने नहीं देता और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम नहीं जा सकती, तो चलो बताओ और तुम्हारे साथ कौन कौन है। अब इसके फौरन बाद ही चार्ली और उसके बाकी साथी भी वहाँ
वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी जिन्हें कभी स्टीव ने धोखा दिया था। यहाँ पर स्टीव उन सभी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। साथ साथ उसे ये बात भी समझ लग जाती है कि ये सारे उसका सोना चुराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए प्लान बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए स्टीव उन्हें चिढ़ाते हुए यहाँ पर कहता है कि तुम कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरे घर के बाद हमेशा एक ही गार्ड को देखते होगे, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि अंदर वैसे ही 5 और गार्ड भी हैं। और जिस सिस्टम को हैक करके तुम सोना चुराने की कोशिश कर रहे थे ना, देखना अब मैं उसकी पूरी सेटिंग को चेंज कर दूंगा और फिर तुम कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकोगे। और तुम अब सोने के पीछे इतना भाग क्यों रहे हो? मेरे पास अब वो सोना नहीं बचा, क्योंकि मैंने सोने की सारी ईंटें बेच दी हैं और मेरे पास सोने की सिर्फ 2 ही ब्रिक्स यानी ईंटें बाकी हैं। तो क्या तुम अब अपना टाइम जाया करोगे? उन 2 ब्रिक्स के लिए मुझसे लड़ोगे? जब ये सुनकर चार्ली कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। जब स्टीव कहते हैं लेकिन अफसोस कि अब तो तुम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा करने का एक ही मौका था और वो तुमने गवा दिया। अब ये सुनने के बाद चार्ली को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टीव के मुंह पर जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से स्टीव काफी दूर जाकर गिरता है। इसके फौरन बाद ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब वो लोग खुश नहीं हैं, काफी उदास हैं, क्योंकि उनका सारा प्लान तो खराब हो चुका है। लेकिन तभी उनका साथी हैकर उन सभी को बताता है कि मेरे पास एक काफी अच्छी न्यूज है। मैंने अभी अभी स्टीव के गार्ड की ये बात सुनी है कि उसने 4 बजे एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर बुलवाया है और फिर ठीक 5 बजे उसके घर एक गाड़ी आएगी और फिर ठीक 8 बजे वो सारा सोना लेकर वहाँ से निकल जाएगा मेक्सिको के लिए। और अब सोने को अपने हाथों से जाता हुआ देखकर ये सारे काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ली होता है वो उदास नहीं होता, बल्कि वो तो खुश होता है और वो उन सबसे कहता है तुम क्यों उदास हो रही हो? घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब तो मछली खुद हमारे जाल में फंसने के लिए आ रही है। उधर हम देखते हैं स्टीव को, जो कि एक आदमी को मार देता है, उस आदमी को जो कि स्टीव से सोना खरीदता था, क्योंकि उस आदमी को पता चल जाता है कि स्टीव के पास जो सोना है, इन जो ब्रिक्स है वो कहाँ से आई हैं, क्योंकि उस पर एक डांसर की पिक्चर होती है। तो इसीलिए स्टीव ये नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके सोने की ब्रिक्स के बारे में पता चले, और इसी वजह से वो उस आदमी को मार डालता है। लेकिन जिस आदमी को स्टीव ने मारा होता है, उसका जो भाई होता है वो बहुत खतरनाक आदमी होता है, और इसीलिए अब वो ये फैसला करता है कि वो किसी भी तरह करके उस आदमी को ढूंढकर मार देगा जिसने उसके भाई की जान ली है। इस मकसद के लिए वो आदमी सीधा उसी आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने कभी इसके भाई से सोने की ईंटों के बारे में पूछा था, और इस आदमी के मरने वाले भाई ने उसे ये बात बताई थी कि ये ईंटें वेनिस से आई हैं। अब हमें यहाँ पर वो आदमी दिखाया जाता है जिसने उससे उन सोने की ईंटों के बारे में पूछा था। वो काफी मोटा आदमी होता है और ये आदमी असल में चार्ली का दोस्त होता है, और चार्ली ने ही उसे उन सोने की ईंटों के बारे में पता लगवाने के लिए कहा था। और अब ये मोटा आदमी उस आदमी के भाई को सारी बात बता देता है कि असल में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा करने के लिए चार्ली ने कहा था। तो अब यहाँ पर इस आदमी को ये लगने लगता है कि उसके भाई का मर्डर चार्ली ने किया है, तो इसीलिए अब वो ये फैसला करता है कि वो चार्ली को ढूंढकर उसे मार डालेगा। इसके बाद वो मोटा आदमी फौरन चार्ली को कॉल करता है और इस बारे में सब कुछ उसे बता देता है। तब ये सुनकर चार्ली उसे कहते हैं कि ये क्या किया तुमने, और अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। उधर हम स्टीव के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्टीव अपने घर से सोने को शिफ्ट करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 गाड़ियाँ लाता है। साथ साथ वो वहाँ पर काफी बड़ी सिक्योरिटी भी लाया होता है। यहाँ पर स्टीव ने वो 3 गाड़ियाँ इसीलिए मंगवाई होती है ताकि उन लोगों को ये बात पता ही न चले कि आखिर इन तीनों में से वो गाड़ी कौन सी है जिसमें सोना है। और स्टीव खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान में उड़ता हुआ ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर ये सारे लोग देखते हैं कि स्टीव के घर से 3 गाड़ियाँ निकली हैं, और यहाँ पर होता भी बिल्कुल ऐसे ही है जिसे स्टीव ने सोचा था। वो सारे कंफ्यूज होते हैं ये सोचने में कि आखिर वो गाड़ी कौन सी है जिसमें सोना है। लेकिन जब ये गाड़ी के टायर्स का प्रेशर चेक करती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आखिर सोना किस गाड़ी में है, क्योंकि पहली गाड़ी का प्रेशर होता है 20.2, दूसरी का होता है 20.4 और तीसरी गाड़ी का प्रेशर होता है 16.7। यानी जिस गाड़ी का प्रेशर सबसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ही सोना है। इन्हें उस गाड़ी का नंबर भी पता चल जाता है, उसका नंबर होता है 128। और अब प्लान के मुताबिक इन्हें इस गाड़ी को एक पोर्ट पर लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर पहुंचकर ही ये अपनी पूरी प्लानिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। और अब क्योंकि पूरे शहर की ट्रैफिक लाइट्स का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है, तो इसीलिए ये हर तरफ ट्रैफिक जाम कर देते हैं और सिर्फ ये एक ही रास्ता खोलते हैं, यानी जहाँ से इन्हें 128 नंबर वाली गाड़ी को गुजारना है। उधर चार्ली और उसके साथी तीनों गाड़ियों को लेकर मेट्रो टनल के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो मेट्रो के भी सारे सिग्नल्स को जाम कर देते हैं ताकि
रास्ता बंद हो जाए, कोई भी मेट्रो ना तो यहाँ से आ सके और ना ही जा सके। अब जब वो गाड़ी जिसके अंदर सोना है वो अपनी मंजिल पर पहुंचती है, यानी कि जहाँ पर इन्होंने उसे पहुंचाना है, तो वहाँ पहुंचते ही उसके अंदर स्पार्किंग होने लगती है, यानी कि चिंगारियां उड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी सड़क टूट जाती है और जमीन के अंदर धंस जाती है। और वो गाड़ी जिसके अंदर सोना है वो भी मेट्रो टनल में आ जाती है। और यहीं पर चार्ली और उसके साथी उस गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं। और ऊपर से स्टीव ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी गाड़ी कहाँ गई। और अब उस बूढ़े आदमी की बेटी उस गाड़ी के अंदर मौजूद उस लॉकर को चेक करती है जिसमें सोना है। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की बेटी उनसे कहती है कि स्टीव ने यहाँ पर एक चालाकी की है, उसने इस लॉकर को बदल दिया है। असल में इस बूढ़े आदमी की बेटी ने जिस लॉकर को खोलने की कोशिश की थी वो ये वाला नहीं था, बल्कि वो तो कोई और था जो कि पहले वाले लॉकर से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लड़की इसे चेक करने की बात बताती है कि इसके अंदर शीशे की एक प्लेट लगी हुई है और अगर शीशे की वो प्लेट टूट गई तो ये लॉकर हमेशा के लिए जाम हो जाएगा और कभी भी नहीं खुल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की बेटी समझदारी करते हुए अपना दिमाग लगाकर उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारा सोना होता है जिसे अपनी गाड़ियों में लोड करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस जगह पर स्टीव, उसके साथी और पुलिस इसी वजह से नहीं पहुंची होती क्योंकि पूरे शहर की ट्रैफिक तो जाम की होती है उन्होंने, और साथ ही साथ ये लोग अपने प्लान में कामयाब होने के बाद यहाँ से निकलने में कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन जब ये लोग सोना लेकर टनल से गुजर रहे होते हैं तो स्टीव भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर लगातार इनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन ये लोग किसी तरह बड़ी समझदारी से स्टीव का ध्यान भटकाते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी तीनों गाड़ियों को ट्रेन के लगेज वाले एरिया में डाल देते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी गाड़ियों को सोने समेत कहीं और ले जाना है। लेकिन स्टीव यहाँ पर पहुँचने में देर कर देता है। जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है वो दरवाजा बंद हो चुका होता है। लेकिन जो आदमी दरवाजा बंद करता है स्टीव उसे लालच देता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें $5000 दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, इसीलिए तो मुझे रोको मत, अंदर जाने दो। असल में ये आदमी भी चार्ली का वही साथी होता है जिसने उनकी तीनों गाड़ियों को मॉडिफाइड एडवांस्ड किया था। और अब यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो स्टीव के सामने चार्ली आ जाता है। यहाँ पर चार्ली उसे कहते हैं कि वेरी गुड, प्लान तो तुमने काफी अच्छा बनाया था, एक गाड़ी की बजाय 3-3 गाड़ियाँ, और तो और लॉकर भी चेंज कर दिया और खुद भी हेलीकॉप्टर से ऊपर जाकर नजर रख रहे थे। लेकिन अफसोस फिर भी देखो कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि अब वो सारा सोना मेरे पास है। ये सुनते ही स्टीव अपने पास से गन निकालता है और उस गन को वो चार्ली पर पॉइंट करते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारे पास सोना है लेकिन मेरे पास गन है, अब जल्दी करो, मेरा सोना मुझे वापस करो। लेकिन तभी पीछे से उस आदमी का भाई आ जाता है, यानी जिसे स्टीव ने मारा था। उस आदमी के साथी स्टीव को गन पॉइंट पर लेकर उससे उसकी गन ले लेते हैं। यहाँ पर स्टीव उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? तब यहाँ पर वो आदमी गुस्से में स्टीव से कहता है कि मैं वही हूँ जिसके भाई को तुमने मारा है। तब स्टीव उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो तो मेरे आने से पहले ही मर चुका था। तो अब एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर मेरे साथ एक डील कर लो, यहाँ पर बहुत सारा सोना है और वो सारा मेरा है, मैं तुम्हें उसमें से कुछ दे दूंगा। तब यहाँ पर वो आदमी स्टीव से कहते हैं कि तुमने देर कर दी क्योंकि मैं तो डील पहले ही कर चुका हूँ किसी के साथ। तब उसके ऐसा कहते ही चार्ली सोने से भरा हुआ एक बैग उसे देता है और अब इतनी ही देर में चार्ली के बाकी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की बेटी को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टीव के मुंह पर जोर से पंच मारती है क्योंकि स्टीव ही वो था जिसने उसके फादर को मारा था और इसी वजह से उसे स्टीव से नफरत थी, उस पर काफी गुस्सा थी वो। इसके बाद वो आदमी जिसके भाई को स्टीव ने मारा था वो स्टीव को अपने साथ कहीं पर ले जाता है। वो स्टीव से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उधर वो सारे साथी काफी खुश होते हैं और इसी वजह से वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो सब अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स को भी पूरा करते हैं। अब यहाँ पर चार्ली को उस बूढ़े आदमी की एक बात याद आती है जो उसने कभी चार्ली से कही थी। उसने चार्ली को कहा था कि चोरों की 2 किस्में होती हैं, यानी कि चोर 2 तरह के होते हैं। एक तो वो चोर होते हैं जो जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए चोरी करते हैं। दूसरे होते हैं खतरनाक चोर जो चोरी करने के लिए चोरी करते हैं। इसीलिए चार्ली तुम कभी भी दूसरे वाले खतरनाक चोर कभी भी मत बनना, और अगर जिंदगी तुम्हें कोई मौका दे तो तुम अपनी एक प्यारी सी फैमिली बनाना एक अच्छी सी लड़की के साथ। अब क्योंकि उस बूढ़े आदमी को चार्ली बिल्कुल अपने फादर की तरह ही समझता था, इसीलिए यहाँ पर उसने उनकी बात मान ली। वो उन्हीं की बेटी के साथ अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द वो शादी कर लेंगे। और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी की यहीं पर हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।